हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, मतलब कि चिंतनशील शिक्षण और चिंतनशील अभ्यास क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है। अगर टीचिंग की बात करें, शिक्षण की बात करें, तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शिक्षक के द्वारा कक्षा में दी जाती है बच्चों को नॉलेज देने के लिए, बच्चों की स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए या फिर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। तो टीचिंग में क्या क्या चीजें की जाती हैं? पहली चीज, स्ट्रेटेजीज टीचर के द्वारा यूज की जाती हैं, या फिर कह सकते हैं मेथड्स। अलग अलग मेथड्स या फिर अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों को नॉलेज देने के लिए। इसके अलावा अलग अलग अप्रोचेस का यूज किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। इवेल्युएशन का यूज किया जाता है या फिर असेसमेंट का यूज किया जाता है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कि बच्चों ने जो कुछ भी सीखा वो कितना सीखा, तो असेसमेंट करने के लिए या फिर मूल्यांकन करने के लिए। मेथड है, मतलब कि विधियों का यूज किया जाता है शिक्षण के दौरान। विधियों के अलावा अप्रोचेस का यूज किया जाता है, इसके अलावा मूल्यांकन का यूज किया जाता है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका यूज टीचर करती है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। और ये शिक्षण की प्रक्रिया कराई किसके द्वारा जाती है? वो टीचर के द्वारा, फिर शिक्षक के द्वारा कराई जाती है। तो टीचर जब इन सब चीजों पे टीचिंग के दौरान उसने जो कुछ भी चीजें की, या फिर यहाँ पे ये एक चीज, एक पॉइंट और यूज कर लीजिए, ड्यूरिंग, आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है। टीचर क्या करती है? पहले से डिसाइड करके रखती है कि पढ़ाने के पहले लेसन प्लान बनाना है, पढ़ाते टाइम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, कौन कौन से टीएलएम्स, कौन कौन से अप्रोचेस का यूज करना है, किस तरीके से असेसमेंट करना है, किस तरीके से इवेल्युएशन करना है। और बाद में टीचिंग की जब प्रक्रिया हो जाती है तो लास्ट में क्या करती है? बच्चे का मूल्यांकन किस प्रकार से करना है ये विचार करती है या फिर ये सोचती है। तो टीचिंग के दौरान ये सारे काम किए जाते हैं टीचर के द्वारा। तो टीचर अपनी इन सब चीजों पर उसने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की, वो कितनी हेल्पफुल थी, पढ़ाने के दौरान उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या थी, या फिर पढ़ाने के दौरान उसकी कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस थी, कहाँ पे उसका जो कॉन्सेप्ट था उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कहाँ पे वो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने में एक्यूरेट नहीं थी, या फिर कहाँ पे उसको बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने में दिक्कत आ रही थी। तो ये सारी की सारी चीजों पर जब टीचर विचार करती है, मतलब कि सेल्फ असेसमेंट करती है, स्व मूल्यांकन करती है कि इन सब चीजों में वो कितना ठीक तरीके से कर पाई, स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने में, पढ़ाने में, मूल्यांकन करने में, इन सब चीजों में वो कितना ठीक तरीके से कर पाई और कितना ठीक तरीके से नहीं कर पाई, इन सब चीजों पर विचार करती है, सेल्फ असेसमेंट करती है, जिससे कि मेटा कॉग्निशन के द्वारा, मेटा कॉग्निशन के द्वारा, मेटा कॉग्निशन मतलब क्या हुआ? अपनी अवेयरनेस के बारे में अवेयर रहना। जिस चीज से आप अवेयर हो उस अवेयरनेस के बारे में अवेयर रहना, या फिर अपनी माइंड की थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना, थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना, या फिर असेसमेंट के बारे में असेसमेंट करना। ये सब होता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन मतलब क्या होता है? नॉर्मली चीज, जो चीज आपको आती है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, या फिर जो भी आपके सोचने का तरीका है, उन सब चीजों पर फिर से विचार करना, पुनर्विचार करना, ये होता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन एक बेस्ट स्किल है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए या फिर खुद के ग्रोथ के लिए। मेटाकॉग्निशन एक ऐसी स्किल या ऐसी एबिलिटी है जो कि जिस बच्चे के अंदर जितना ज्यादा मेटाकॉग्निटिव स्किल होती है, जितना ज्यादा अपनी थिंकिंग के ऊपर सोचने की कला होती है या फिर एबिलिटी होती है, स्किल होती है, वो अपना उतना ज्यादा बेटर तरीके से ग्रोथ कर सकता है। तो सेल्फ असेसमेंट का एक तरीका कह सकते हैं, स्व मूल्यांकन का एक तरीका होता है मेटाकॉग्निशन, अपने आप को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते जाने का। तो टीचर क्या करती है? जब इन सब चीजों के बारे में विचार करती है जिससे कि वो मेटाकॉग्निशन के द्वारा अपनी वृद्धि कर सके, अपने बच्चों की नॉलेज में, हर चीज में डेवलपमेंट कर सके, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। जब टीचर के द्वारा अपनी ही मेथड्स, अपनी ही स्ट्रेटजीज और अपनी ही पढ़ाई हुई चीजों के बारे में मूल्यांकन करती है, उसके ऊपर मूल्यांकन करने का मतलब क्या हुआ? सेल्फ असेसमेंट क्या मतलब हुआ? कि वो चिंतन कर रही है, अपनी ही की हुई चीजों का चिंतन कर रही है, विचार कर रही है, जिससे कि उसको पता चल सके कि उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या थी और उसकी वीकनेसेस क्या थी पढ़ाने के दौरान। तो इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मतलब कि टीचिंग, शिक्षण के ऊपर जब चिंतन किया जाता है, जो टीचर शिक्षण करा करके आई है
उस शिक्षण के ऊपर अगर वो चिंतन कर रही है अपना सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, तो यही होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या है, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस भी यहाँ पे नॉर्मली समझ लीजिए, जो चिंतनशील अभ्यास होता है वो क्या होता है, आपने जिन जिन चीजों पर सोचा कि ये मेरी स्ट्रेंथ थी, ये मेरी वीकनेसेस थी, तो अपनी वीकनेसेस पे काम करना, अपने मेथड्स पे काम करना, पढ़ाने के मेथड्स में चेंज ले आई टीचर, या फिर बच्चों का जो पढ़ाने का तरीका था उसको और ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड कर दिया, तो इन सब चीजों को करके, या फिर ये जितनी भी प्रथाएं उसने की है या जो कुछ भी चीजें उसने सीखी है कि हाँ ये मेरी वीकनेसेस थी, उस पर लगातार अभ्यास करते रहना, या फिर उस अभ्यास के बारे में चिंतन करते रहना, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस या फिर आपका चिंतनशील अभ्यास कहलाता है। अब वन बाय वन इसको समझेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, तो अपनी खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, अपनी खुद की शिक्षण प्रक्रियाओं के ऊपर विचार करना, यही कहलाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इसमें क्या किया जाता है, टीचर क्या करती है, वो जो क्लास में पढ़ा करके आई है उसके बारे में विश्लेषण करती है कि उसने कैसा पढ़ाया, जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो पढ़ाने के बाद खुद कितना सेटिस्फाई है कि वो ठीक तरीके से बच्चों को नॉलेज ट्रांसफर कर पाई कि नहीं कर पाई। तो जो पढ़ा करके आई है उस पढ़ाई हुई चीज के बारे में विश्लेषण करती है, मैथड्स, अप्रोचेस और हर एक चीज के बारे में। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग में, कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग में क्या होता है, टीचर अपनी पढ़ाई हुई चीज पर क्या करती है, विश्लेषण करती है कि वो कितना अच्छा पढ़ा पाई, कितने अच्छे से मेथड्स का यूज कर पाई, कितने अच्छे से टीएलएम्स का यूज कर पाई, कितने अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस थी जिससे कि वो बच्चों को समझाने पे सक्सेसफुल हो पाई। तो इन सब चीजों पर विश्लेषण किया जाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग में। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है उसमें इस चीज पर विचार किया जाता है कि जहां जहां उसको लगा कि इम्प्रूव करने की जरूरत थी, इम्प्रूवमेंट किस लिए किया जाता है, जिससे कि सीखने का परिणाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेटर, ज्यादा से ज्यादा अच्छा आ सके। तो जहां जहां पर उसको लगा कि सीखने के अच्छे परिणाम के लिए उसको यहाँ यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, तो सुधार करने की जरूरत है, इस चीज में परिवर्तन लाना। जहां जहां उसको लगा कि सुधार की जरूरत है वहां वहां उसने परिवर्तन करने की कोशिश की, किस चीज के फलस्वरूप, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के फलस्वरूप। अगर हम इस चीज पर विचार करेंगे कि मेरे मेथड्स कहाँ गलत थे, या फिर कहाँ मेरी वीकनेसेस थी, कहाँ पर मेरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं थी, कहाँ पे मैंने ठीक तरीके से इवेल्युएशन नहीं किया, असेसमेंट नहीं किया बच्चों का, तो इन सब चीजों में जहां जहां लगे कि कमी है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के द्वारा, तो फिर उसमें क्या करो, परिवर्तन लेकर के आओ। परिवर्तन लाने से क्या होगा, जो लर्निंग आउटकम्स है वो इम्प्रूवमेंट उस पर किए जाएंगे, जिससे कि और अच्छे लर्निंग आउटकम्स, अच्छे रिजल्ट्स बच्चों के आ पाएंगे। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो चिंतन, जो पढ़ाई हुई चीज है, फिर शिक्षण की जो प्रक्रिया की गई है उस पर दोबारा से चिंतन करने का महत्व क्या होता है, या फिर ये जरूरी क्यों है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव टीचिंग से होगा कि जो टीचर हैं वो खुद के प्रति जागरूक होंगे, सेल्फ अवेयर होंगे। सेल्फ अवेयरनेस से क्या होगा, स्व जागरूकता से क्या होगा कि वो बच्चों का और अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे, खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगे, खुद की पढ़ाने की स्किल्स में डेवलपमेंट कर पाएंगे, मतलब अपना प्रोफेशनल ग्रोथ कर पाएंगे। तो पहली चीज क्या है कि वो सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। दूसरी चीज किस चीज में ये हेल्प करता है, टीचर को अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स कहाँ पे थी और उसकी वीकनेसेस क्या थी, इन सब को आइडेंटिफाई करने में, इन सब को पहचानने में टीचर की मदद करता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, ये टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ को एनकरेज करता है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा से ज्यादा वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग करेगी, अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उनको छोड़ती जाएगी, नए टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से प्रॉपर तरीके से आईसीटी वगैरह का यूज करती जाएगी, इन सब चीजों से क्या होगा, उसका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। इस वजह से सीखना जो है वो निरंतर होता चला जाएगा, लगातार वो सीखेगी। एक पॉइंट पर आकर के अगर आपने कह दिया कि हाँ ये चीज हमने अब सीख ली, अब यहाँ पर किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो फिर से क्या होगा, आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, माइंड स्टैग्नेंट हो जाएगा, मतलब कि आप स्थिर हो जाओगे, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल सब कुछ स्थिर हो जाएगी। इस वजह से क्या किया जाता है, टाइम के हिसाब से इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए। और टीचर के केस में अगर देखें तो वो किसके थ्रू, अपनी नॉलेज में या फिर अपने पढ़ाने के तरीके में अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ा सकती है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग करके, या फिर अपनी ही जो प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर चिंतन करके, विचार करके। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस या फिर रिफ्लेक्टिव टीचिंग से चिंतन करके अपनी शिक्षण की सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर टीचर का खुद का प्रोफेशनल ग्रोथ होता है और वो सीखना निरंतर हो पाता है। ठीक है,
चौथी चीज क्या है, इससे और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रभावी क्लासरूम स्ट्रेटेजीज की तरफ टीचर बढ़ेगी, क्योंकि जब वो चिंतन करेगी, जब वो विचार करेगी इस चीज पे कि कहाँ पे क्या चीज की जरूरत थी, कहाँ पे टीचर ने उस चीज का यूज नहीं किया, तो इससे क्या होगा, वो लगातार उस पर चिंतन कर रही है, लगातार विचार कर रही है कहाँ कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। तो उसको इम्प्रूव करने से क्या होगा कि जो इफेक्टिव जो क्लासरूम की स्ट्रेटेजीज वो अभी तक अप्लाई कर रही थी वो और ज्यादा प्रभावी होगी, जिससे बच्चों का और ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगी वो। ठीक है। पांचवी चीज क्या है कि स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग को ये बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि टीचर अगर इस बात को आधार बना रही है कि बच्चे कितना उससे सीख पा रहे हैं, या फिर बच्चों का डेवलपमेंट उसकी स्ट्रेटजीज, उसके मेथड्स, उसके अप्रोचेस, उसके इवैल्यूएशन, इन सब चीजों से हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बारे में सोच रही है। और जितना ज्यादा उसकी रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती जाएगी, जितना ज्यादा वो अपने शिक्षण पर चिंतन करती जाएगी, जितने ज्यादा वो अपने अभ्यास और जो तरीके हैं उन सब पे चिंतन करती जाएगी, उतनी ज्यादा वो क्या करेगी, अपनी क्लासरूम स्ट्रेटेजीज को बेटर बनाती जाएगी, जिससे कि जो शिक्षण है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता चला जाएगा। तो ये जो आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो किस चीज को बढ़ावा देता है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग को बढ़ावा देता है। इससे इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजीज उभर करके आती हैं, जिससे कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट और बेटर तरीके से करा सकती है। टीचर खुद का प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि वो जितना जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो क्या करती है, जो कॉग्निशन है या फिर जो इंटेलिजेंस है उसको और ज्यादा इंक्रीज करती है। जितना ज्यादा हमको पता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से क्या होता है, जितना ज्यादा इमेजिनेशन करवाएंगे, जितना ज्यादा टीचर है, स्टूडेंट है, कोई भी है, कि जितना ज्यादा वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है या फिर जितना ज्यादा वो चिंतन कर रहा है, जितना ज्यादा उसके माइंड में थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, जितना ज्यादा वो इमेजिनेशन कर रहा है, तो उन सबसे क्या होगा, टीचर के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, सबके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बढ़ती है, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो इन सबसे टीचर का प्रोफेशनल ग्रोथ होता है और वो लगातार सीखने में निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है। वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकती है, जैसे कि उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। तो वो इंप्रूवमेंट कर रही है, तो भले वो बच्चों का रिजल्ट देख करके कर रही है, लेकिन इंप्रूवमेंट उसमें हुआ है तो उसका भी तो डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी और फर्स्ट चीज आपकी क्या थी कि इससे टीचर के अंदर स्व जागरूकता आती है, वो खुद के प्रति ज्यादा अवेयर होती चली जाती है, जिससे कि उसका सेल्फ डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बच्चों का भी डेवलपमेंट वो और बेटर तरीके से करवा सकती है। अब देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के। मतलब कि जब ये चीज टीचर ने चिंतन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाल लिया कि हाँ टीचिंग के दौरान क्या क्या चीजें थी जो चेंज की जा सकती थी, तो टीचिंग के दौरान जो मतलब जो चिंतन करना था उसने कर लिया। मतलब कि जो कुछ भी उसको थॉट प्रोसेस करनी थी ये पता लगाने के लिए कि टीचिंग में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या कमियां आ रही हैं, तो उस पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करने के बाद टीचर को क्या करना है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। जो जो चीजों पर उसने चिंतन किया है उन उन चीजों का अभ्यास करना है। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब कि चिंतनशील अभ्यास के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व है जो कि जरूरी हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए मतलब कि जो जो शिक्षण में कमियां आई, उन कमियों पर क्या क्या कमी है ये पता लगाने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। सबसे पहले है क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब कि तार्किक विश्लेषण के द्वारा। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि टीचर खुद से पूछकर इसका आंसर ले सकती है। जैसे कि पहली चीज ये कि उसने जो पढ़ाया वो क्या, मतलब जो कुछ भी वो क्लास में पढ़ा के आई उस पढ़ाई हुई चीज से क्या वो सेटिस्फाई है। दूसरी चीज, क्या क्लास के सारे बच्चों को जो चीज उसने समझाई वो समझ में आ गया। जो कुछ भी समझ में आया है बच्चों के को नहीं आया है, उसके हिसाब से वो किन किन मेथड्स को चेंज कर सकती है या फिर कौन सा दूसरा मेथड अप्लाई करके उसी चीज को समझा सकती है। और चौथी चीज ये प्रश्न पूछ सकती है कि भविष्य में, फ्यूचर में वो क्या ऐसा करे जिसकी वजह से उसकी जो टीचिंग प्रोसेस है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो और ज्यादा बेटर हो सके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ करके कि उसने क्लास में क्या पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई, कौन कौन से मेथड्स थे जो कि कम सही पड़े थे उसको दूसरा मेथड अप्लाई करना है, या फिर फ्यूचर में ऐसा क्या किया जा सकता है कि टीचिंग प्रोसेस को और बेटर बनाया जा सकता है। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसके द्वारा वो क्रिटिकल एनालिसिस या फिर विश्लेषण कर सकती है अपनी जो टीचिंग है उसको और ज्यादा बेटर करने के लिए। दूसरी चीज, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों का फीडबैक ले सकती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, दोनों की प्रतिक्रियाएं ले सकती है। बच्चों की प्रतिक्रिया के लिए क्या है, टीचर है
मान लीजिए किसी टीचर का अगर आपको फीडबैक चाहिए तो क्लास के दौरान, पढ़ाने के दौरान आप उनको क्लास में साथ में बैठा लीजिए और बोलिए कि एक किनारे वो साइड में बैठ जाए और ऑब्जर्वेशन के थ्रू लास्ट में आपको क्लास के फीडबैक दें कि हाँ आपने कैसा पढ़ाया। इसके अलावा बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, कहाँ पर आपको लगा कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कम थी। तो उन सब चीज़ों की तरह अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया, तो आपको अपनी कमियां अपने आप पता चल जाएगी कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। तो फीडबैक हेल्प कर सकता है आपका रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा। डॉक्यूमेंटेशन में दो चीजें आती हैं आपकी, एक तो आता है ये टीचर डायरी और दूसरा जर्नल्स। मतलब कि टीचर डायरी मतलब रोज आपने क्लास में क्या पढ़ाया, कहाँ कहाँ आपकी कमियां आई, कहाँ कहाँ आपकी स्ट्रेंथ थी, उन सबको एक डायरी में आप नोट करते जाइए। इन सब डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चौथी चीज, एक्शन रिसर्च। आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिया ये मेथड्स थे या फिर ये अप्रोचेस थी जिनका यूज करके वो कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से समझा सकती थी। तो जो आपने रिसर्च करके मेथड से अप्रोचेस वगैरह निकाले हैं उनको एक्शन में लेकर के आइए, उनको पढ़ा करके देखिए और पढ़ाने के बाद फिर फीडबैक लीजिए कि कितना आपका जो दूसरी बार मेथड आपने चुनाव किया है, जो चूज किया है, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव रहा है। तो एक्शन रिसर्च मतलब रिसर्च की हुई चीज पर आप एक्शन लेकर के काम करके देख सकते हैं वो कितना ज्यादा प्रभावी था और कितना नहीं था। तो ये सब कुछ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तत्व हैं जिनका यूज करके आप जो चिंतनशील अभ्यास है पढ़ाने को बेटर बनाने के लिए वो कर सकती हैं। कौन कौन से मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है, वही चीज आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। तो इसको आप दूसरे फॉर्म में देखिए तो मतलब ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो की टर्म्स है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जिसके थ्रू आप आंसर सही टिक कर सकते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपना खुद से आकलन कर से अवलोकन करके, खुद का अवलोकन कैसे करेंगे, जब आप क्लास ले रहे हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो। वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको पता लग सकता है कि आपने क्या ठीक पढ़ाया था या फिर कहाँ कहाँ आपकी कमियां रह गई थी। पीयर ऑब्जर्वेशन, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो बच्चा तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चा तो अवलोकन कर रहा है, तो उससे कहीं आपने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है या फिर जैसा भी आपको पढ़ाने में अच्छा लगा है या फिर समझ में नहीं आया है, तो उन सब चीजों का आप फीडबैक दीजिए। तो सहपाठी प्रतिपुष्टि लीजिए जिससे कि आपकी हेल्प हो सके ये पता करने में कि आपकी कहाँ कहाँ कमियां थी और कहाँ कहाँ आप बहुत बेटर कर रहे थे। तीसरी चीज आपको समझा दिया, टीचर डायरीज या जर्नल्स के थ्रू किया जा सकता है। मतलब कि शिक्षक को चाहिए जो भी चीजें उसको जैसे ही ध्यान आए कि हाँ ये एक तो अलग मेथड है, फिर अलग क्रिएटिविटी तरीके से इसको हम समझा सकते थे या फिर बता सकते थे क्लास में, ये अलग अप्रोच है जिसको अप्लाई करके हम इसको और बेटर बना सकते थे, ये टीएलएम का यूज करके हम इसको और अच्छे से कर सकते थे। तो इन सब चीज को टीचर डायरीज में लिखें या फिर जर्नल्स के थ्रू लिखें जिससे कि उसको हेल्प मिलती रहे, जब उसको जरूरत लगे तो वो उसको पढ़ करके पता कर सके कि कहाँ कहाँ वो इम्प्रूव कर सकती है। चौथी चीज क्या है, जो आपके और ज्यादा स्कूल में टीचर्स वगैरह हैं उनको आप इन्वॉल्व करिए और ग्रुप डिस्कशन करिए, एक दूसरे का इवैल्यूएशन करिए, एक दूसरे को बताइए कि कहाँ कहाँ जरूरत थी इम्प्रूव करने की और कहाँ कहाँ उनकी जो मेथड्स थे, अप्रोचेस थे वो अच्छे थे और बेटर थे। तो इस तरीके से कोलैबोरेटिव रिफ्लेक्शन या फिर ग्रुप डिस्कशन है, इन चीजों के थ्रू ये सब कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि आप चिंतन अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, दो मॉडल है आपका जो कि आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग में हेल्प करते हैं। देखते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं जो कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के ऊपर दिए गए हैं, मतलब कि चिंतनशील अभ्यास के लिए कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका गिब्स का रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल, मतलब गिब्स का चिंतनशील अभ्यास का चक्र, और दूसरा आता है आपका कोल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। ये आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसमें सिर्फ नॉर्मली रिवीजन के लिए कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होती है उसमें किस तरीके से टीचर की हेल्प करता है कोल्स की एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल या फिर अनुभव आधारित शिक्षण चक्र। सबसे पहले गिब्स का जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल था वो 1988 में आया था। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, विवरण, डिस्क्रिप्शन, मतलब कि सबसे पहले टीचर डिस्क्राइब करे कि वो क्या क्या पढ़ा करके आई है या फिर पढ़ाने के दौरान उसने क्या क्या मेथड्स, क्या क्या चीजें, क्या क्या सब कुछ अप्लाई किया था। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करे जो भी उसको लगा है या फिर जो कुछ भी वहां पे वो मेथड्स वगैरह का यूज करके आई है। दूसरा
भावनाएं या फिर फीलिंग्स, उन सब मेथड्स का डिस्क्रिप्शन में उसने जो जो मेथड्स और जो जो तरीके लिखे हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन वगैरह किया है, सब कुछ किया है, वो सारी चीजें जो उसने डिस्क्राइब की हुई है। अब उस डिस्क्रिप्शन से उसको क्या फीलिंग आ रही है, उसको क्या भावना उठ रही है, उसको क्या महसूस हो रहा है कि पढ़ाने के दौरान कि जो ये सारे मेथड्स थे वो कितने ज्यादा इफेक्टिव थे, या फिर बच्चों का जो उसने इवैल्यूएशन किया है, असेसमेंट लिया है, उससे उसको क्या समझ में आया है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। क्योंकि अगर मैक्सिमम बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया है तो उससे उसको ये महसूस होगा, उसको ये फीलिंग हो जाएगी कि हाँ ये चीज सही नहीं पढ़ाई है मैंने, या फिर यहाँ पे मेरा ये जो मेथड था वो फिर बच्चों के लिए इनएप्रोप्रिएट था, ठीक नहीं था। ठीक है, तो उसको ये उसने महसूस कर लिया, पता कर लिया कि ये चीजें थी जहाँ पे उसको बच्चों ने ये गलत तरीके से किया है, या फिर बच्चों ने ये चीज नहीं सीखी, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो तीसरी चीज क्या है, उन मेथड्स का जो उसने अप्लाई किया था जिसकी वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस बेकार आई है, उसका वो इवैल्यूएशन करे, मूल्यांकन करे। मूल्यांकन करे मतलब कि उन सारी स्ट्रेटेजीज को बच्चों के ऊपर उसने अप्लाई करके देखा था, अलग अलग क्लासेस में उसने पढ़ाया है, अलग अलग दिन पे पढ़ाया है, तो मूल्यांकन करे कि हर बार क्या ऐसा हुआ है कि हर बार उसने ये मेथड अप्लाई किया है तो बच्चे को ये चीज नहीं समझ में आई है। तो क्या करे, अपनी पढ़ाई हुई चीज का वो विश्लेषण करे, एनालाइज करे कि कौन कौन से तरीके ऐसे थे जो जो दिक्कत कर रहे थे, या कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं थी, इन सब चीजों का विश्लेषण करें। ये आपका फोर्थ स्टेप था। विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाले कि कौन कौन से नए मेथड्स का वो यूज कर सकती है, या कौन कौन से नई अप्रोचेस का यूज कर सकती है, कौन कौन से टीएलएम्स का यूज कर सकती है। क्लास में टाइम का मैनेजमेंट अगर उसने गलत तरीके से किया था जिसकी वजह से ये गलत बच्चों का परफॉर्मेंस आ रहा था, बेकार परफॉर्मेंस आ रहा था, उनको उस टाइम वो किस तरीके से मैनेज कर सकती है। लेसन प्लान को उसने ठीक तरीके से नहीं बनाया था, उसको वो किस तरीके से प्रॉपर बना सकती है। तो ये सारा वो कंक्लूजन निकाल ले कि हाँ ये चीजें मैं इंप्रूव कर सकती हूँ बच्चे को इफेक्टिव क्लासरूम चीजें देने के लिए। ठीक है, ये आपका फिफ्थ स्टेप है। फिर आपका आता है लास्ट स्टेप कि जो जो आपने कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला कि ये चीजें गलत थी, ये मेथड्स अप्लाई करके जो लर्निंग है उसको और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है, या जो लर्निंग आउटकम है, सीखने के परिणाम है, वो और ज्यादा अच्छे लाए जा सकते हैं। तो उसके लिए जो उसने निष्कर्ष निकाले हुए मेथड्स, अप्रोचेस और टीएलएम्स वगैरह है, उनको वो एक्शन में लेकर के आए और मतलब कि कार्रवाई करे उन योजनाओं के ऊपर। जो जो उसने योजना बनाई निष्कर्ष में कि ये चीजें अप्लाई करने पर सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ जाएगी, एक्टिविटी ज्यादा करवाने से बच्चों को ज्यादा समझ में आ जाएगी, या फिर जहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उसको मैं और किन किन बुक से पढ़ करके बच्चों को और अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। तो ये सब प्लानिंग जो कंक्लूजन में उसने किया हुआ था उस पर वो एक्शन करे, उस पर कार्रवाई करे, जिससे कि लर्निंग आउटकम बेटर हो सके और टीचर का खुद का जो पढ़ाने का तरीका है, स्किल है, एबिलिटी है, मतलब कि कह सकते हैं उसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो हो सके। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है आपके ग्रिप्स की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल में। अब बात करते हैं अगर कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल की, अनुभव आधारित अधिगम शिक्षण चक्र की, तो ये आपको ऑलरेडी मैं 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, तीसरी बार नॉर्मली बता दे रही हूँ। ठोस अनुभव, सबसे पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले। जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही है तो बच्चों के एक्सप्रेशन से, बच्चों के रिजल्ट से, बच्चों के परफॉर्मेंस से उसको समझ में आ गया, उसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो गया, मूर्त चीजों से उसको ये अनुभव हो गया कि हाँ ये चीजें यहाँ पर वो है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, या फिर यहाँ उसका तरीका जो है वो गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करे, वो चिंतनशील अवलोकन करे, वही आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग। जो उसने यहाँ पर क्या किया, जो पढ़ा करके आई उनका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लिया, ठोस चीजों का अनुभव लिया रिफ्लेक्टिव टीचिंग में। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग का रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करने की बारी आई, अभ्यास करने की बारी आई। उसके लिए वो क्या करे, सबसे पहला स्टेप अवलोकन करे, या तो जो उसने लेसन पढ़ाया उस टाइम पे रिकॉर्डिंग वगैरह की हो उसको देख ले, या फिर बच्चों का पीयर्स का जो है, जो उसके सहपाठी हैं, सहपाठी मतलब जो और टीचर्स वगैरह हैं, उन टीचर का फीडबैक ले ले। तो इन सब चीजों के कुछ थ्रू वो क्या कर सकती है, अवलोकन कर सकती है कि हाँ यहाँ पे मेथड की कमी हो रही थी, यहाँ पे ये अप्रोच की कमी हो रही थी, यहाँ पर ये चीज टीएलएम की कमी हो रही थी, या फिर यहाँ पे उसको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है। तो क्या करे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करे उन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के ऊपर। वो जो मूर्त चीज का उसने अनुभव किया था, बच्चों के एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, परफॉर्मेंस वगैरह का, उससे वो क्या करे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करे, अवलोकन करे कि कहाँ कहाँ कमियां हो रही थी, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, अमूर्त चीजों का मूल्यांकन करे या फिर अमूर्त संप्रत्यय करे।
संप्रत्यय क्रिएट करें। इससे क्या है, अब उसने अवलोकन कर लिया। अवलोकन करने के बाद जब भी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की जाती है तो जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो डेवलप होती है, नए आइडियाज नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं इमेजिनेशन में। तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से उसको क्या होगा, नए नए मेथड्स उसको माइंड में आएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे कि हाँ ये तरीके से तो और ज्यादा, या फिर इन एक्टिविटीज के थ्रू तो और ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ाया जा सकता था। तो वो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर लेगी, नए नए मेथड या एक्टिविटीज का डेवलपमेंट माइंड में कर लेगी थिंकिंग के थ्रू कि इससे बेटर बनाया जा सकता है। अब जिन जिन चीजों का उसने अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया है, अमूर्त रूप से जो जो आइडियाज कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आए हैं, उनको वो नेक्स्ट क्लास में जाकर के एक्टिवली उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, प्रयोग करके देखे कि हाँ ये वाला मेथड अब ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है बच्चों के लिए या फिर नहीं हो रहा है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे जो कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में आपकी हेल्प करेंगे या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, मतलब चिंतनशील शिक्षण एवं अभ्यास है, इसका एनईपी 2020 में देखिए तो किस तरीके से यूज होता है, इसको ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए। एनईपी 2020 में सबसे पहली चीज तो क्या होती है, सीपीडी। जो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन साल भर में कर लिया, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। टीचर को निरंतर रोज रोज पर डे ये काम करना चाहिए, हर क्लास के बाद ये काम करना चाहिए। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है रिफ्लेक्टिव टीचिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। मतलब कि टीचर का जो काम है, उस टीचर की जो स्किल्स है, एबिलिटीज है, उन सब चीजों का लगातार डेवलपमेंट होगा चिंतनशील अभ्यास के द्वारा। दूसरी चीज क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा टीचर की स्किल्स और एबिलिटीज का डेवलपमेंट हो पाएगा। लास्ट चीज क्या होगी, इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और चौथी चीज क्या है, जो एनईपी 2020 कहती है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बेटर लर्निंग आउटकम्स आ सके, जो सीखने के परिणाम है वो दिखाई पड़े, बच्चों की एक्टिविटीज में, बच्चों के एक्शंस में, बच्चों की थिंकिंग में दिखाई पड़े। तो वो चीज सब बेटर हो सकती है। पहली चीज, जो शिक्षक है उसका लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, टीचर की स्किल्स एबिलिटीज में डेवलपमेंट हो सकता है, जो समावेशी शिक्षा है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिल सकता है, जो आपकी लर्निंग आउटकम, जो एनईपी 2020 जो बात करता है कि जो सीखने का परिणाम है वो उसके एक्शन में, थिंकिंग में, उसकी अब्स्ट्रैक्ट चीजों में दिखाई पड़नी चाहिए। तो वो सब चीजें इसके थ्रू पॉसिबल है और हो सकती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के थ्रू। ये आपका था ओवरऑल पूरा आपका जो ये टॉपिक था, चिंतनशील शिक्षण एंड अभ्यास। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, जब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो अगर ये निरंतर चलेगी तो क्या होगा, टीचर सेल्फ असेसमेंट के द्वारा, स्व आकलन के द्वारा या फिर स्व अवलोकन के द्वारा अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में बेटर तरीके से, या फिर अपनी जो ड्यूटी है, स्किल्स एबिलिटीज है, उसको अगर बेटर करेगी तो उससे क्या होगा, उसका खुद का भी डेवलपमेंट होगा और बच्चे का भी डेवलपमेंट होगा। तो इससे क्या है, ओवरऑल जो इंस्टीट्यूट है उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, और अगर शिक्षा बेहतर है तो फिर बाद में वो समाज के लिए भी यूजफुल ही होगी। तो इस वजह से ये जो चिंतनशील शिक्षण अभ्यास है, इस तरीके से टीचर, बच्चे, समाज हर एक का विकास करने में सक्षम होता है। ये आपकी फाइनली जो सेकेंड यूनिट थी वो आज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।